स्तंभ श्री जितेंद्र गुप्त जी, बहन प्रतिभा जी, इस कार्यक्रम में सहभागी हो रहे हैं सभी सज्जन बंधु, समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति, भाइयों और बहनों, सर्वप्रथम स्वावलंबी भारत अभियान की ओर से ऐसे एक रोजगार सृजन केंद्र जिसका अभी उद्घाटन या लोकार्पण हुआ है, इस सारी योजना और इस प्रकल्प को सोचकर, उसकी योजना बनाकर इसके क्रियान्वित करने के लिए जिन लोगों ने प्रयत्न किया है, उन सबका मैं अभिनंदन करता हूं। समाज की ओर से उनके प्रति आभार भी व्यक्त करना चाहता हूं। और इस केंद्र के द्वारा जिस उद्देश्य से यह केंद्र प्रारंभ हुआ है, अपने उस उद्देश्य में पूर्ण रूप से वो सफलता और सार्थकता प्राप्त करे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। मित्रों, मेरे जैसे संघ के प्रचारक को रोजगार केंद्र के उद्घाटन के लिए बुलाया। हम क्या रोजगार दे रहे हैं? हम तो अभी संघ के 100 वर्ष होने पर 2 साल के लिए विस्तारक आई है, ऐसा मैं कह सकता हूं। तो यहां अभी लघु उद्योग भारती के और खादी बोर्ड के दोनों सज्जन जितेंद्र जी और ओम प्रकाश जी रोजगार सृजन और रोजगार के दृष्टि से कई कार्य अपने जीवन में कर रहे हैं। इसलिए मैंने ओम प्रकाश जी को कहा, आप खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन और बोर्ड की तरफ से जो जो प्रयत्न हो रहे हैं उसको लोगों के सामने रखिए। रोजगार सृजन, इसके वैसे तो जैसे यहां उल्लेख भी हुआ, भारत स्वतंत्र होने के पश्चात जिस प्रकार देश के निर्माण के कार्य देश के लोगों के कंधों पर आए, तो उस पुनर्निर्माण के कार्य में जीवन के हर आयाम के बारे में भारतीय चिंतन के आधार पर युगानुकूल रचना बनाकर एक दीर्घकालीन योजना बनाने के प्रयत्न करना। इसीलिए तो हम स्वाधीनता की लड़ाई लड़ी। स्वाधीनता के लड़ाई में स्वदेशी के जो बताया, आज बाबू गेनू के स्मृति दिवस भी है, उनके प्रति हमने अपनी श्रद्धांजलि भी व्यक्त की। तो उस समय भी देश के आर्थिक क्षेत्र के बारे में कई लोगों ने विचार किया। अंग्रेजों से देश को मुक्त करना ये केवल एक राजनीतिक संग्राम नहीं था, या आर्थिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक दृष्टि से, शैक्षिक क्षेत्र के संदर्भ में, ऐसे जीवन के हर आयाम में जिस प्रकार के एक भारतीयता को यहां के स्थानीय प्रतिभा, यहां के परंपरा, यहां के सभ्यता के अनुभव, उसके आधार पर अपने देश को हमें चलाने चाहिए, इस दृष्टि से स्वतंत्रता संग्राम हुआ। उस राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान भी कई मूर्धन्य लोगों ने आर्थिक क्षेत्र के बारे में अपने विचार व्यक्त किए थे, प्रयत्न भी कर रहे थे, उसके लिए प्रोत्साहन भी कर रहे थे। गोपाल कृष्ण गोखले जी ने आर्थिक व्यवस्था के बारे में किए, लाला लाजपत राय ने लिखे हैं, अभ्युदय इस विषय को लेकर मदन मोहन मालवीय जी ने एक कल्पना रखी थी। इन सब में आर्थिक और कृषि, उद्योग, इन सारे क्षेत्र के बारे में सोचे थे। हम में से कई लोगों को यह भी मालूम होगा, भारत राष्ट्रीय कांग्रेस के अंदर
एक प्लानिंग कमेटी की रचना हुई थी 1930 के दशक में। योजना समिति, जैसे योजना आयोग अभी सरकार में अभी नीति आयोग बन गया है, भारत राष्ट्रीय कांग्रेस के अंदर जो एक प्लानिंग कमेटी बनी थी, उसमें सुभाष चंद्र बोस उसके अध्यक्ष के नाते रहे। उन्होंने भी देश के आर्थिक विकास के संदर्भ में क्या क्या करने चाहिए ये विचार किया था। तो अपने देश में आर्थिक क्षेत्र स्वाभाविक रूप से यहां के संसाधन में प्राकृतिक संसाधन, बौद्धिक संपदा और मानव शक्ति, ये सभी संसाधन हैं। तो इसके आधार पर एक संपन्न वैभवशाली भारत का निर्माण करने के लिए कई लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए थे, लेकिन मुख्य रूप से अंग्रेजों से देश को मुक्त करने के राजनीतिक जो संग्राम था वह प्रमुख हो गया। और देश स्वतंत्र होने के बाद देश के आर्थिक मार्ग क्या होने चाहिए, इकोनॉमिक आइडियोलॉजी क्या होने चाहिए, इसकी चर्चा नहीं हुई। देश में एक बहस होनी चाहिए थी। जिस प्रकार इस देश के अंदर उस समय भी बहुत विद्वान लोग थे, अनुभवी लोग थे, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भी देश के विभिन्न भागों में कई प्रकार के उद्योग चलाने वाले लोग अंग्रेजों के सामने ललकारते हुए उद्योग की स्थापना की। तमिलनाडु में वीवो चिदंबरम या जीडी नायडू, या पश्चिम में मुंबई और गुजरात में अद्रेसर गोदरेज, ऐसे कई लोगों ने किया है। इन लोगों ने उस समय भारत के अंदर एक आर्थिक क्षेत्र के नेतृत्व दे रहे थे, लेकिन भारत स्वतंत्र होने के पश्चात जिस प्रकार के एक मार्ग को अपनाया गया, समाजवाद के, एक मिश्र अर्थव्यवस्था के, उससे कुछ इससे कुछ ऐसे लेकर, तो हमारे यहां पंचवर्षीय योजना चली। इन सारे कारणों से देश में एक बहस नहीं हो पाई। आर्थिक क्षेत्र के तरक्की के लिए लोगों के रोजगार भी मिलना और यहां वेल्थ क्रिएशन होना और भारत को एक संपन्न राष्ट्र के नाते दुनिया के सामने खड़ा करना। हमारे यहां कृषि और उद्योग की एक दीर्घ परंपरा है, उसका उपयोग करना चाहिए था, लेकिन नहीं हो पाया। जितना होना चाहिए था उतना नहीं हो पाया। बिल्कुल नहीं हुआ यह भी मैं नहीं कह सकता, हुआ था, लेकिन एक वातावरण था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग मंत्री थे नेहरू जी के कैबिनेट में कुछ समय के लिए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर दोनों इस्तीफा देकर बाहर आने तक उन्होंने अपने जो मंत्रालय के संभाला उसमें कानून के और बाकी के बाबा साहेब अम्बेडकर ने किया। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग के मंत्री थे। देश में कई आज जिन लैबोरेटरीज के बारे में, इंडस्ट्रियल लैबोरेटरीज, उनकी स्थापना करने के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। उन्होंने योजना बनाई थी। तो इसलिए उद्योग के क्षेत्र में अपने देश के प्रतिभा को, अपने देश के अनुभव को उपयोग करते हुए देश को एक अग्रिम पंक्ति के आर्थिक संपन्न राष्ट्र के नाते खड़ा करने के प्रयत्न हम कर रहे थे, कर सकते थे, लेकिन रास्ता थोड़ा सा कहीं ना कहीं इधर उधर होने के कारण हम दुनिया के कई देशों के सामने खड़े होकर भीख मांगने वाले हो गए। उसका कारण भी है, 1000 वर्ष संघर्ष किए, अंग्रेजों ने जिस प्रकार यहां लूटा, यहां कृत्रिम रूप से उन्होंने अकाल फेमिन को उन्होंने कैसे सृजन किया। मिलियंस ऑफ पीपल डाइड ड्यूरिंग
ब्रिटिश रूल। इसी कारण से एक बहुत ऐसे कहानी है, इसके बारे में आजकल बहुत सारे विषय बाहर आ रहे हैं, लोग उसका अध्ययन कर सकते हैं, मैं उसमें अभी नहीं जाऊंगा। तो कहने का तात्पर्य हम कर सकते थे। अपने देश की परंपरा कृषि के मात्र नहीं है। भारत कृषि प्रधान देश, भारत कृषि प्रधान देश बिल्कुल है, कृषि प्रधान देश है, लेकिन भारत में उद्योग था ही नहीं, ऐसे है क्या? 5000 वर्ष के एक वैभवशाली राष्ट्र, जिसके एक इतनी दीर्घ काल की सभ्यता है, जहां 64 कलाओं के बारे में उल्लेख होता है, जहां जितने प्रकारों से हम दूर दूर के देशों तक जहाज में जाकर अपने लोग वहां ना उनको गुलाम बनाया, ना किसी का नष्ट नहीं किया, हम यहां से कृषि उत्पाद, उद्योग के उत्पाद लेकर गए थे। ये सारे अपने देश में रहे हैं। कई बार हमें एक गलतफहमी अपनी शिक्षा प्रणाली में भारत कृषि प्रधान देश की, यानी यहां विज्ञान और उद्योग रहा ही नहीं है, ऐसे एक दिमाग में आता है। ऐसे नहीं है। धर्मपाल जी एक गांधी विचार के बहुत बड़े मूर्धन्य थे। उन्होंने एसोसिएशन ऑफ वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन फॉर रूरल डेवलपमेंट, उसके महामंत्री रहे अवार्ड के। उन्होंने कई पुस्तकें लिखी हैं भारत के सभ्यता से संबंधित। इतिहास के दस्तावेजों के आधार पर, सत्य के आधार पर उन्होंने जो ग्रंथ लिखे हैं, उनमें से एक ग्रंथ है से द साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन 18th सेंचुरी इंडिया। यानी अंग्रेज यहां अपने राज्य को यहां स्थापित करने में जो लगे हुए थे, उस समय भारत के विज्ञान और तंत्रज्ञान किस प्रकार था, उसके बारे में उसमें उल्लेख है। भाष्यम करके उन्होंने और एक लिखे हैं। भाष्यम एक बड़े विद्वान, उन्होंने भी भारत के विज्ञान, तंत्रज्ञान, उद्योग, इन क्षेत्रों में कैसे रहे हैं। केस फॉर इंडिया ऐसे एक पुस्तक में विल ड्यूरांट, जो अमेरिका के बहुत बड़े इतिहासकार हुए, उन्होंने भारत के संदर्भ में लिखा है, भारत में कैसे अंग्रेजों ने यहां के उद्योग को नष्ट किया और कितने लूटा। स्टैटिस्टिक्स दिए हैं, कितने अरबों रुपए यहां लूटे हैं, उसके उन्होंने आंकड़ों के साथ दिए हैं। तो इसलिए भारत में उद्योग के, तंत्रज्ञान के किस प्रकार की परंपरा रही है, इस कारण से हमारे यहां कृषि, उद्योग, इन सारे कारणों से, जो जितेंद्र जी बता रहे थे, अपने स्थानीय, अपने अपने स्थान पर लोगों को, युवकों को एक रोजगार मिलने के एक अच्छी व्यवस्था थी। इसी प्रकार शिक्षा की व्यवस्था थी। तो इन सारे चीजों में हम संघर्ष के कारण, बाकी कारण, लूट के कारण हम पिछड़ गए। लेकिन उसके पुनर्प्रारंभ करने के जो प्रयत्न जिस स्तर पर होना चाहिए था, जिस महत्व के साथ होना चाहिए था, जिस प्रमाण में होना चाहिए था, वो नहीं हो पाया। हमको लगा हर चीज विदेश से, पश्चिम से, वहां से आने चाहिए। एक मानसिकता, गुलामी के दीर्घकाल के संघर्ष के कारण आत्मविश्वास खोए हुए एक समाज अपने पैरों पर खड़े होने के लिए जो प्रयत्न करना चाहिए था, उसके लिए जो नेतृत्व, उस प्रकार की एक हिम्मत देना चाहिए था, उसमें हम विफल होने के कारण कई वर्षों तक हम इसको ठीक नहीं कर पाए। समय आया है, हमको अभी इस दिशा में जाना चाहिए। हम अपने इस बौद्धिक गुलामी से बाहर आने के कई प्रयत्न भी हो रहे हैं। इस विषय में आगे बढ़ने चाहिए। हम क्या कर सकते हैं? दूसरा, अपने संसाधन।
तो आर्थिक क्षेत्र के स्वावलंबन की बात आई, तो हमारे कृषि और कृषि आधारित उद्योग, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, इसको हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, फूड प्रोसेसिंग के संदर्भ में कितने प्रकार की चीजें कर सकते हैं। अभी खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज के बोर्ड के में मधुमक्खी से लेकर कई प्रकार की जो चीजें कर सकते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में बांस के हैं, बाकी चीजों की। हमारे देश में कपड़े बनाने के कितने जगह पर पुराने छोटे छोटे वस्त्र बनाने के उद्योग रहे देश भर में। मैं जिस जिले से आता हूं, वहां एक छोटे से तहसील केंद्र के अंदर एक गांव, वहां आज भी वस्त्र बनता है। मुर्शिदाबाद जो खादी के वहां बड़े केंद्र भी हैं अभी। बंगाल तो वस्त्र उद्योग के एक बहुत बड़ा प्रांत रहा दशकों तक, सदियों तक। स्थान स्थान पर वस्त्र उद्योग, स्टील के उद्योग, हर्बल मेडिसिन, बांस के, हस्तकला के, हस्तशिल्प के कई प्रकार के इस देश में हुए हैं, जिसके दुनिया में मार्केट है, हो सकता है। तो इसलिए वेल्थ क्रिएशन एक और जॉब क्रिएशन, रोजगार सृजन, जैसे अभी जितेंद्र जी ने कहा, नौकरी पाने के जो होड़ लगती है युवकों के बीच, कोई एक डिग्री पाओ, नौकरी करे, किसी एक ऑफिस में जाकर छोटे बड़े बाबू बने और हर महीने के पहली तारीख को वेतन मिले। किसी प्रकार के हस्त के बुद्धि के उपयोग करने की जरूरत नहीं है। ऐसे करने वाले लोगों को हमारे यहां एक ही फैक्ट्री रही हुई, कॉलेज और यूनिवर्सिटी से बेरोजगार लोगों के तैयार करने की फैक्ट्री हमने बनाई। क्या मतलब रहा? कार्य करने के कार्य संस्कृति को सिखाने की शिक्षा प्रणाली और समाज के वातावरण, केवल मैं शिक्षा प्रणाली को दोष नहीं बताता, लोगों को भी ऐसे लगा। कल मैं एक युवा उद्यमियों के साथ एक संवाद सत्र में सहभागी हुआ था, भोपाल में ही। 3-4 स्थानों से युवा उद्यमी आए थे, 30-35 लोग। तो उसमें हमारे यहां शिक्षा प्रणाली में वोकेशनल कोर्स की बात आई। यहां रविंद्र जी बैठे हैं, आप तो जानते ही हैं, कई शिक्षाविद लोग बैठे हैं। 1971 में अपने यहां जॉब ओरिएंटेड कोर्स, वोकेशनल कोर्स, ये इंट्रोड्यूस हुआ और दुनिया के कई देशों में इसी प्रकार के एक जॉब ओरिएंटेड कोर्स, जेओसी अथवा वोकेशनल कोर्स के एक पाठ्यक्रम इंट्रोड्यूस हुआ। विद्यार्थी 10वीं 11वीं के बाद इसमें जाएं, ऐसे एक प्रयत्न हुआ, कई लोग गए, लेकिन समाज में उसके प्रतिष्ठा नहीं होने के कारण लोग तो ग्रेजुएट बनना चाहते हैं। कुछ भी करो भैया, बीए करो, बीकॉम करो, बीएससी करो, यूनिवर्सिटी में जाओ। और जॉब ओरिएंटेड कोर्स किया है, उसको शादी के मार्केट में भी कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि कोई भी बाप अपने लड़की को जॉब ओरिएंटेड, ठीक है, बीए किया है तो ठीक है, चलो कहीं तो कुछ कर देगा। ऐसे समाज में भी काम करने के बारे में प्रतिष्ठा नहीं है। आप सरकारी नौकरी में जाकर ऑफिस में बैठो, वो प्रतिष्ठा के है। समाज के एक वातावरण भी बनाना, ये किसका काम है? समाज के नेतृत्व करने वाले लोगों का काम है। हां, सरकार अपनी एक भूमिका निभानी चाहिए। शिक्षा प्रणाली में इस प्रकार के विषय के बारे में हमें ध्यान देना चाहिए, आग्रह करने चाहिए। और जो काम करते जॉब ओरिएंटेड कोर्स के संदर्भ में,
जब सुनते तो जो पढ़ाई की है वो अपवर्ड मोबिलिटी नहीं है। कोई भी एक उन्होंने स्किल सीखे उसमें जॉब ओरिएंटेड कोर्स में, उसका और अधिक पढ़ना है उसका कोई व्यवस्था नहीं है, और उसके समाज में और सरकार से मान्यता भी नहीं है। ऐसी स्थिति हो गई, समाज की प्रतिष्ठा नहीं है, और उसको स्वयं के उद्योग शुरू करने के लिए आत्मविश्वास नहीं है। स्किल तो सिखाया, आत्मविश्वास नहीं सिखाए। इन कारणों से जॉब ओरिएंटेड कोर्स अपने उद्देश्य में विफल हो गया। स्वरोजगार के प्रयत्न हुए नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन उसको कैसे हमने चैलेंज ऑफ एजुकेशन करके जो रिपोर्ट आया 1986 में, उस रिपोर्ट में इसके विफलता के बारे में चर्चा की गई। हम विफल हो गए ऐसे। तो इसलिए रोजगार सृजन के जो भी प्रयत्न हैं, ये छुटपुट प्रयत्न हुए हैं, लेकिन उसमें एक प्रामाणिकता नहीं है। दूसरे, एक समाज में जो वातावरण निर्माण करना चाहिए वो नहीं हुआ। सरकारों के व्यवस्था में जिस प्रकार उसके लिए पोषण मिलना चाहिए, इस प्रकार के एक प्रयत्न के लिए, उसमें भी कमी रही। अब कोविड के दौरान कई लोग अपने अपने जॉब छोड़कर अपने गांव में चले गए, क्योंकि उनको बचना चाहिए था। बड़े बड़े शहरों से प्रवासी मजदूर लाखों के तादाद में अपने गांव गए, तो करे क्या, और कोविड कब तक रहेगा पता नहीं है। तो इसलिए उस समय जिन संगठनों के बारे में जितेंद्र गुप्ता जी ने यहां उल्लेख किया, उसके कार्यकर्ता ने, संघ के कार्यकर्ता सोचा अब कुछ विकल्प क्या सोचे। तो कई लोगों ने विचार किया अब हम वहां वापस नहीं जाएंगे, यहीं गांव में रहेंगे, यहां कुछ करेंगे। ऐसे लोगों के लिए उत्तर प्रदेश में आगरा के पास, दक्षिण में मंगलूर के पास, आंध्र प्रदेश में कई जगह पर हमारे कार्यकर्ताओं ने एक प्रयत्न किए। कई महाराष्ट्र में हुआ, कई जगह पर किए। कुछ ना कुछ ऐसे स्किल ट्रेनिंग देंगे, उसके लिए कुछ व्यवस्था करें। तो इसलिए कई प्रकार के लोगों को एक एक केंद्र में 800, 1000 लोगों के लिए एक सप्ताह के, 15 दिन के शॉर्ट टर्म कोर्स कुछ ना कुछ करने के लिए उनको एक प्रोत्साहन दी। इस कारण से उनको महीने में 10-15 हजार रुपए कमाना यह संभव हो पाया। ऐसे कई लोग इस विषय आने और भी समाज में इस क्षेत्र में कार्य करने वाले जो अनुभवी लोग हैं, विशेषज्ञ हैं, ऐसे लोगों के साथ कई प्रकार के बैठकें अपने जिस आर्थिक समूह के बारे में उल्लेख किया, ऐसे लोगों ने किया। संघ के कुछ प्रमुख अखिल भारतीय अधिकारी लोगों ने इसके साथ जुड़कर थोड़ा सा प्रयत्न हमने आगे बढ़ाए, और बहुत लोगों ने इसके सहयोग भी दिया, जो समाज में उद्योगपति हैं और बाकी लोग हैं, मैनेजमेंट के एक्सपर्ट्स हैं, ऐसे लोगों ने भी हाँ भाई ये होना चाहिए। और अच्छी बात है कि सरकार ने भी कई अपनी योजना अपनाई, एफपीओ किए, बाकी किए, पशु संगोपन के लिए, मछली पकड़ने के लिए, बहुत सारे पिछले 2 साल में आप देख सकते हैं बजट में इतने प्रकार के नई योजनाओं को सरकार ने भी बनाई है। तो स्किल ट्रेनिंग का और स्किल एनहांसमेंट के एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। कौशल विकास होना एक है, परंपरागत कौशल है, उसमें नई टेक्नोलॉजी इनपुट होने से वही कौशल और अधिक का कैसे उत्तम होकर लोगों के लिए अच्छे रोजगार देने में, वस्तुओं के उत्पाद में अच्छे गुणवत्ता प्राप्त करने में वो सफल होते हैं। इसलिए परंपरागत कौशल में कुछ टेक्नोलॉजी इनपुट या कौशल को सिखाना, नए नए सॉफ्ट स्किल है, अर्बन एरिया के हैं, रूरल एरियाज के हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के कौशल के। तो इन सारे कारण से 3 विषय मुख्य रूप से, एक है क्रिएशन ऑफ वेल्थ, स्किल एनहांसमेंट और एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन। तो इसलिए एक प्रकार से
एम्प्लॉयमेंट यानी किसी के पास नौकरी करो ऐसे नहीं है, स्वरोजगार के, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के। तो इसके लिए समाज में भी एक वातावरण निर्माण हो और करने वाले लोगों को भी सफलता मिलने के लिए आवश्यक संरचनाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता होती है, बैंक के सपोर्ट चाहिए, उनको टेक्नोलॉजी वाले जैसे यहां बताया केंद्र करने वाले हैं, एक एक जिले में क्या उपलब्ध है, आईटीआई है, पॉलिटेक्निक्स है, कई जगह पर आईआईटी वगैरह जो बड़े इंजीनियरिंग है, उनको सोशल ओरिएंटेशन के कई चीजें करनी है। तो कई इंजीनियरिंग कॉलेजेस के लोगों से बात की, तो आप अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए ऐसे टेक्नोलॉजी के कुछ कैसे सिखा सकते हैं। झारखंड में मेसरा में बिरला इंस्टीट्यूट है, जैसे पिलानी में है, उस प्रकार के। उनसे बात किया कि जनजातीय क्षेत्र में वो जो स्टील बनाते हैं उनके लिए आप तो टेक्नोलॉजी उनको सिखा सकते हैं क्या, वो क्रूड मेथड से करते हैं। तो वो तैयार हुए। तो इसलिए इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट के इंटरफेस होना, इंजीनियरिंग संस्थाएं जो कॉलेजेस है, विश्वविद्यालय है, इंस्टीट्यूट्स है, और इंडस्ट्री, इंस्टीट्यूट और समाज, इसके एक इंटरेक्शन होने से कई प्रकार की योजना बनाकर वहां स्थानीय रोजगार के लिए आवश्यक चीजों के निर्माण करने में, विकसित करने में हम सफल होंगे। तो इसलिए यह करना चाहिए। ऐसे कई प्रकार की योजना बन सकती है। और एक है मार्केटिंग के, जिसके विपणन के संदर्भ में ओम प्रकाश जी ने उल्लेख भी किया। तो विपणन के एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। अब अपने ग्रामोद्योग, कुटीर उद्योग, हस्तशिल्प, इनके बहुत बड़े एक विपणन के लिए व्यवस्था हो सकती है। कई लोग प्रयत्न भी किए हैं। तो इस प्रकार की चीजों के लिए विपणन की व्यवस्था हो, उसके लिए सरकार के कानून में सब्सिडी, उसके कानून में कौन से सहायता होनी चाहिए, ये भी विचार हो सकता है। तो ऐसे रोजगार के लिए आवश्यक इकोसिस्टम बनाना, एक वातावरण निर्माण होना, यह भी आवश्यक है। उसके लिए आवश्यक तंत्रज्ञान, कौशल, इसके व्यवस्था, कानून की व्यवस्था, और अपने ब्यूरोक्रेसी भी उस प्रकार के मानसिकता के हो। मैं कई बार मेरे प्रवास में नौजवान लोग, थोड़ा हताश, निराश हुए लोग भी मिलते हैं। हाँ भाई साहब, योजना तो सरकार की अच्छी है, लेकिन हम जब जाते हैं हमको कोई वहां समर्थन नहीं मिलता। वहां के अधिकारी को लगता है हम क्या करने वाले हैं, तो उनको लगता है तो उनको भेज देता है। नौजवान को हताश बनाना, नौजवान को निराश करना, ये क्या हमारी व्यवस्था के लिए ठीक है? ओम प्रकाश जी जैसे अधिकारी, अच्छी बात तो आपने बताया, आप करते होंगे, लेकिन कई अपने समाज में नौजवान जब करने के लिए उत्साह से जाता है, उसको प्रोत्साहन मिलना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि उनके ऊपर बिना भरोसे कि आप करोड़ों रुपए कर्जा दे दो, क्या होगा, डुबा देगा मालूम नहीं। बहुत लोगों ने करोड़ों रुपए डुबाया, उनको कुछ नहीं कर रहे हैं, आप मुझे मालूम है, हम सब जानते हैं। कितने लोगों ने बैंक को क्या किया है सब मालूम है। उनको क्या किया, हमने जेल भेजा क्या? कुछ नहीं किया है। नौजवानों यदि 10 लाख रुपए लेकर वो डुबा देगा, ये चिंता ज्यादा है। मैं ये नहीं कहता डुबाना चाहिए, उनको देना चाहिए, लेकिन आप आने वाले व्यक्ति को ठीक से काउंसलिंग हो, उनके अध्ययन करें, उनको सपोर्ट के। नौजवान कुछ करना चाहता है, उसके बारे में सपोर्टिव होना चाहिए वातावरण, तब वो करेगा। और आज जितने नौजवान लोगों ने कई प्रकार के छोटे छोटे चीजों को अपने प्रयत्न से प्राइवेट कर्जा लेकर जो किए हैं, दे हैव डन वंडर्स। मैं 20 उदाहरण दे सकता हूं। उनको सरकार की व्यवस्था से या ब्यूरोक्रेसी के इसमें जो नहीं मिले, लेकिन वो किए, बाद में हम उनको पुरस्कार देते हैं। व्यवस्था होनी चाहिए।
इसलिए इसके भी एक वातावरण, समाज के वातावरण, स्वरोजगार के लिए प्रतिष्ठा मिलना, भले ही वो छोटे हो सकते हैं, आज बड़े उद्योग नहीं लग सकता होगा, आज वो पहले महीने में जो बड़े सैलरी होते हैं ऐसे नहीं मिलते होंगे, लेकिन वो अपने प्रतिभा से, अपने आत्मविश्वास से, अपने प्रयत्न परिश्रम से वो आगे बढ़ने के लिए कोई नौजवान या नौजवानों के कोई छोटे ग्रुप प्रयत्न करते हैं, करना चाहिए। हमारे एक मित्र आईआईटी में अध्ययन किए, वो बिहार में कृषि क्षेत्र में कुछ करने के लिए मिडिलमैन को दूर करते हुए कृषि क्षेत्र में किसानों के लिए उनके प्रोडक्ट को कैसे मार्केटिंग हो, इसकी व्यवस्था उन्होंने की। एक ग्रुप बनाया, उस ग्रुप को उसको सौंपकर वो अभी उड़ीसा में गए, उसी प्रकार के और एक कार्य वहां कर रहे हैं। उनको अभी पिछले 5 साल में 4 पुरस्कार भी मिले। उन्होंने सरकार से, बैंक से 1 पैसा नहीं लिए। ऐसे लोग हैं अपने देश में। जिले के प्रोडक्ट के बारे में यहां अभी उत्तर प्रदेश और कर्नाटक 2 राज्यों के यहां उल्लेख किया है, ओडीओपी के, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। अपने देश में कई ऐसे जिले हैं जहां वहां के स्थानीय प्रोडक्ट, उसको हम अच्छा बनाकर उससे रोजगार भी सृजन होगा, उसके मार्केटिंग करें। उस डिस्ट्रिक्ट के जो जितेंद्र जी ने उल्लेख किया, ऐसे वहां के वेल्थ वहां के लिए उपयोग होने की एक व्यवस्था हो सकती है। सरकार ने बहुत सारे ऐसे विषयों के पिछले दिनों में योजना भी बनाई है। इन सारे चीजों को ध्यान में रखकर हम एक स्वावलंबी भारत के जो अभियान है, इस अभियान की सफलता कुछ संगठनों के, कुछ कार्यकर्ताओं के काम नहीं है, ये सारे समाज का अभियान होना चाहिए। देश में हमने अस्मिता के, संस्कृति के रक्षा के एक मंदिर अयोध्या में बने, पूरे देश के लोगों के एक मन के इच्छा आकांक्षा थी। वो केवल एक राम मंदिर नहीं, मंदिर तो हर गली में अपने देश में है। वो क्यों था? एक देश की अस्मिता के साथ, संस्कृति के साथ जुड़ी हुई भावना थी, इसलिए एक भावना उजागर हो गई। राम है तो रोटी भी चाहिए। राम और रोटी दोनों मिलकर तो भारतीय सभ्यता है। इसलिए रोटी का अर्थ उद्योग है, धन है, लोगों के रोजगार है, स्वावलंबी जीवन है। उद्योगम पुरुष लक्षणम, ये हमारे यहां कहा है। 6 गुण जो रहते हैं उसमें यदि है तो भगवान भी सहायता करते हैं, ऐसे कहते हैं। उसमें पहला जो गुण है उद्यमम, उद्यमम साहसम धैर्यम बुद्धि शक्ति पराक्रम षडयते यत्र वर्तन्ते तत्र दैव सहायकृत। तो उद्यम है, उद्योग है। ये जो लोगों के अंदर इस भावना को भी एक राष्ट्रीय आवश्यकता है। ये केवल कुछ लोगों के जीवन के लिए, लाइवलीहुड के केवल रोजगार करो, युवकों के अपने जीवन चलाएं, ऐसे नहीं है। भारत को दुनिया में एक श्रेष्ठ भारत के रूप में निर्मित करने का और एक धनवान, संपन्न, वैभवशाली राष्ट्र बनाना है, तो उसके भी एक देश में वातावरण निर्माण करना पड़ेगा। जैसे संस्कृति अस्मिता की होती है, शिक्षा नीति के बारे में होती है। देश की सुरक्षा यदि सीमा पर कारगिल या वो ऐसे कुछ होता है तो पूरे देश जैसे खड़ा होता है, ऐसे अपने एक एक जिले में, एक एक गांव में, एक एक तहसील में ऐसे एक नए भारत के निर्माण के लिए नौजवान अपने परिश्रम से, अपने बुद्धि से, अपने मेहनत से वो इस प्रकार के एक संपदा निर्माण करने के संसाधन के आधार पर देश के वेल्थ को आगे बढ़ाने के, भारत को एक ऐसे देश बनाने के प्रयत्न में आगे बढ़ना, तो यह समाज के सभी लोगों के कार्य है। उस कार्य के लिए संयोजन करने का, समन्वय करने का, सबके इस प्रकार के सहयोग को लेकर इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र प्रारंभ हुआ है। इसमें रोजगार सृजन केंद्र लिखा है,
वैसे रहे तो रोजगार सहायता केंद्र है ये। कभी कभी होता है कि आरएसएस वाले संघ के लोगों को भी रोजगार देंगे, ऐसे नहीं है। यहां आकर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज नहीं है। तो ये इसलिए मैं कह रहा हूं, कई बार गलत फहमी से हाँ भाई संघ वाले अभी शाखा चलाते थे, आप संघ वाले नौकरी भी देंगे, नहीं ऐसे नहीं है। यह मुख्य रूप से समाज के सब प्रकार के सहयोग के साथ, समाज की सद्भावना के साथ, एक मेहनत से, परिश्रम से, राष्ट्रीय भावना से, अपने बुद्धि, शक्ति, प्रतिभा के आधार पर हम अपने पैरों पर खड़े होने वाले समाज, ऐसे अपने पैरों पर खड़े होने वाली एक नई पीढ़ी जो देश के लिए खुशहाली लाने में, देश की धनशक्ति को वर्धन करने में सफल होने वाले ऐसे एक नए तस्वीर को हमें निर्माण करना है। इसमें हम सबके सहयोग, हम सबके शुभकामनाएं इस प्रकार के प्रयास के साथ रहे, ऐसे अनुरोध करते हुए मेरे वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार।